दोस्तों कई बार महिलाओं की शिकायत आती रहती है कि सर मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन पति ने डाइवोर्स का केस अप्लाई कर दिया और मेरे पास उसका सम्मन आया, तो अब मैं क्या करूँ। मैक्सिमम महिलाओं के साथ ही काफ़ी दिक्कत रहती है। कई बार अचानक सडनली हस्बैंड उनके डायरेक्टली डाइवोर्स अप्लाई कर देते हैं, उनके पास सम्मन आते हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाती है कि मुझे कोई केस करना चाहिए, इस डाइवोर्स केस को फाइट करना चाहिए या कैसे फाइट करना चाहिए। पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो पूरी प्रक्रिया में आपको प्रोसेसिंग बाय स्टेप टू स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है, इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, जब भी कोई भी महिला, पति और पत्नी का मामला होता है, कुछ भी अनबन होती है उनके खिलाफ और पत्नी किसी भी प्रकार का कोई केस कर नहीं रखी है और डायरेक्टली हस्बैंड मेंटल क्रूरल्टी का, चाहे वो एडल्ट्री का, चाहे किसी भी ग्राउंड पे आपको सेक्शन 13 का नोटिस का सम्मन जारी करता है, संबंध आपके पास कोर्ट से आता है, तो आपको क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले स्टेप में बताता हूँ, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं कर रखा और आगे से हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस अप्लाई किया है, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले होता है रिप्लाई देना होता है उसका। अब आपको, जब आपने कोई केस किया है नहीं है किसी भी प्रकार से और पति ने डायरेक्टली आप पे डाइवोर्स का केस कर दिया, तो उस समय आपको सबसे पहले रिप्लाई के लिए टाइमिंग मांगना है कोर्ट से। पहली डेट पे आपको जाना है और रिप्लाई के लिए आपको टाइमिंग मांगना है। जो भी आपका रिप्लाई पेश करना होगा उसका वकालतनामा भी आप टाइम पे मत लगाइए करो, क्योंकि बीच में आपको कुछ केस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने, पति ने सेक्शन 13 का नोटिस आपको भेजा, आपको सम्मन रिसीव हो गया, आपकी डेट भी आपको पता है कि उस डेट पे आपको जाना है, लेकिन आपको उससे पहले आपको रिप्लाई पेज थोड़ा डिले करना है उसमें, और उससे पहले आपको एक इंट्रीम मेंटेनेंस की फाइल एप्लीकेशन लगाना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इंट्रीम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाना है। उसके बाद में अगर आपको रहना है और उसको खारिज कराना है, सेक्शन 9 की भी एप्लीकेशन लगाना है, आपको सेक्शन 9 का केस भी करना होगा। तो डेफिनेटली आप ये 2 केस सबसे पहले कर दीजिए। 498 जैसा आप केस मत करिए कि अगर हस्बैंड ने आप पे डाइवोर्स का केस किया और आप 498 कर रही है तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। इस वजह से आपको सबसे पहले आपको रहने का अधिकार दिखाना है, आपको रहने वाली प्रोसेसिंग पूरी करनी है कि भाई सबसे पहले तो आपको रहना है, सेक्शन 9 पुटअप कर दीजिए आप उसमें। उसके बाद में आपको इंट्रीम मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि आपको खर्चा नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं, हो सकता आपके पास बाल बच्चे हो, आपके पास जॉब भी नहीं हो, तो उस सिचुएशन में इंट्रीम मेंटेनेंस की आपको एक फाइल पुटअप करना पड़ेगा। अब जब आपका इंट्रीम मेंटेनेंस बन जाता है तो 50% तो आपका केस आपके फेवर में आ जाता है। सेक्शन 9 ऑर्डर आपके पक्ष में भी आ जाता है, तो भी आपको सेक्शन 13 को खारिज में काफ़ी एडवांटेज मिलता है उसका। अब 2 केस आपको करना है। 2 केस करने के बाद में आपको डायरेक्टली फिर जाना है रिप्लाई पे। अब रिप्लाई देना होता है आपको, रिप्लाई देने में उसमें पूरी तरह से जो भी आपके आए उनके जो भी सबूत आपके पास है वो जा सकते हो। सेक्शन 9 आपने किया, सेक्शन 9 की कॉपी भी लगा सकते हो कि साहब मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ। अब हस्बैंड की ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड साइड से आपने देखोगे ज़्यादातर ग्राउंड कौन से होते हैं, मेंटल क्रूरल्टी वाले ग्राउंड होते हैं। अब मेंटल क्रूरल्टी वाले कौन से ग्राउंड होते हैं, जैसे कि माता पिता के साथ नहीं रहने देती, माता पास से दूर करती है, गाली गलौज करती है, इस टाइप के होते हैं, जो कि एक कॉमन लगाए जाते हैं। हर किसी, आप लोग डाइवोर्स की कोई भी पिटीशन में देख लीजिए, हर किसी में आपको ही ग्राउंड मिलेंगे, इसी तरह के आपको सब कुछ मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको डरना नहीं किसी भी इस चीज़ को, क्योंकि इनको प्रूव करना हस्बैंड का काम होता है। आपको उसके आगे फिर एविडेंस एक्ट आता है, हस्बैंड को सबूत देना पड़ता है, फिर आपको देना पड़ता है, उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, चीफ एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद पूरी सुनवाई के बाद ये पूरी डिटेल में प्रोसेसिंग चलता है। लेकिन यहाँ तक सेक्शन 13 का मामला काफ़ी समय हो जाता है, इसमें 4-5 साल लग जाती है। सेक्शन 13 ये इतना आसान नहीं है इंडिया में लेना, और जब हस्बैंड आगे से कर रहा है, आपने किसी प्रकार कोई केस नहीं किया और आपने आगे से जैसे इंट्री मेंटेनेंस वगैरह का कर दिया, तो वो आपके फेवर में 101% केस आ जाएगा। तो इस वजह से जब भी आपके ऐसे कोई नोटिस आता है उससे पहले आपको रिप्लाई को डिले करना है, और रिप्लाई के बाद में आपको इंट्री मेंटेनेंस का केस करना है, उसमें सेक्शन 9 का करना है। उसके बाद में जब आप रिप्लाई पेश कर देते हो, रिप्लाई के बाद में आपको फिर डायरेक्टली डीवी केस में, आपके जो वुमेन प्रोटेक्शन राइट होते हैं, डीवी केस पे जाना, ना कि आपको 498 केस पे जाना। आपका जब भी तलाक का केस हस्बैंड की तरफ से आता है, पहले सम्मन आपको आता है, तो आपको सबसे पहले इंट्री मेंटेनेंस की फाइल पुटअप करना होगा, उसके बाद सेक्शन 9 की करना होगा, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस में जो आपके राइट होते हैं, फंडामेंटल ऑफ राइट होते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन के रहने के अधिकार, मेट्रोपोलिटन घर में रहने के अधिकार हो गए, आपके मेंटेनेंस हो गया, डीवी सेक्शन 12 में आपके हो गए, पुलिस प्रोटेक्शन हो गया, ये सब चीज़ों को आपको फिर 3rd नंबर पे रखना होता है। सबसे पहले आपको इंट्री मेंटेनेंस, 2nd नंबर पे सेक्शन 9 और 3rd नंबर पे डीवी केस करना होता है। तो ये प्रोसेसिंग करना होता है जब भी आपके डाइवोर्स केस आता है, और उसके बाद में आपको रिप्लाई पुटअप करना होता है। तो 101% आपका जो सेक्शन 13 वाला होता है वो 101% खारिज हो जाएगा।
क्योंकि आपकी जो मानसिकता कोर्ट इस चीज़ को देखता है कि कौन तो रहना चाहता, कौन नहीं रहना चाहता, आखिर इसमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कितने हैं कितने नहीं है। और हमेशा एक बात नोट करिए, सेक्शन 13 में हमेशा कोर्ट आपको एक चांस रहने का देता है, चाहे भले आपके पास सबूत हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोशिश कोर्ट हमेशा ये करता है कि इनका रिश्ता किस तरह से बच जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी डिटेल में। अगर पति आपको नोटिस भेजता तो आपको क्या क्या प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।